नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो जीव विज्ञान के तौर पर एक सामान्य परिचय के तौर पर मैं लेके आया हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं सबसे पहले जो है हर विषय का एक परिचय के तौर पर प्रत्येक विषय का अपना एक वीडियो लाऊंगा, ताकि जो नए लोग हैं वो विषय को समझ सकें कि इस विषय में हमको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो विषय होता क्या है। तो आइए आज हम लोग जो है थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जहाँ मन आया वहाँ पर हमने जो है कोई टॉपिक शुरू कर दिया, पता लगा सरल कोई जो है टॉपिक आ गया तो हमने उसको चालू कर दिया। हम एक पास से जो है आपको लगभग संपूर्ण जितना भी जीव विज्ञान या कोई भी विषय है उसको संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इस वजह से हमारे वीडियो भले ही जो है देर से आए या कम आए, लेकिन जो भी आएंगे बिल्कुल विधिवत एक पास से आएंगे। ये समझ लीजिए परीक्षाओं में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो जल्दी जो है आपसे मिस नहीं होगा। वैसे अभी हमने जो है बिल्कुल नया शुरू किया हुआ है, और जो लोग नए तरीके से तैयारी अपना चालू करना चाहते हैं तो साथ साथ में आप हमारे चलते रहिए और आपकी तैयारी जो है ऐसे होती रहेगी। और अगर हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग कृपया शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोग भी जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकें। तो आज हम लोग जो है जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे कि जीव विज्ञान ये कहाँ, कैसे, क्या मतलब ये हमारा सब आया हुआ है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बायोलॉजी। आप जानते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से दो विज्ञान आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक हमको जंतु विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, एक हमको वनस्पति विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि ये जीव विज्ञान हमारा कैसे आया हुआ है। देख लीजिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए कीवर्ड लिख दिए हुए हैं। इन कीवर्ड के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान यानी साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज होता है। और आपको पता होना चाहिए विज्ञान का जो जनक यहाँ पर अगर कोई होता है तो कौन होता है, अरस्तु होता है। कौन होता है, अरस्तु, या विज्ञान का जनक। अरस्तु को विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक हम कहेंगे। 3। अब यहाँ पर होता क्या है कि विज्ञान हमारा जो है दो रूपों में बढ़ता है। एक हमारा होता है प्रकृति विज्ञान और एक हमारा होता है सामाजिक विज्ञान। प्रकृति विज्ञान क्या होता है, प्रकृति विज्ञान वैसे एक ये हमारा विज्ञान है, और प्रकृति विज्ञान पर ही आधारित एक किताब लिखी थी, किसने, प्लिनी ने। और शायद जो ये प्रकृति विज्ञान है उस प्लिनी की किताब में दर्शाया गया है। प्लिनी की किताब का नाम यहाँ पर था नेचुरल हिस्टोरिका। तो उसी से ये हमारा विज्ञान आया हुआ है। प्रकृति विज्ञान होता क्या है, प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक प्रेक्षणों और अनुसंधानों आदि का अध्ययन किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति विज्ञान कहते हैं। दूसरी विज्ञान हमारी होती है एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या होता है, ये सामाजिक विज्ञान मनुष्य के लिए होती है। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सब का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाली है कि विज्ञान हमारी को शाखा है। विज्ञान की दो उप शाखाएँ हुई हैं, प्रकृति विज्ञान हुआ है और सामाजिक विज्ञान हुआ है। उसके बाद प्रकृति विज्ञान की दो फिर शाखाएं हमारी होती हैं, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे, जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है ये प्रकृति विज्ञान से हुई है, और प्रकृति विज्ञान की उत्पत्ति हमारी कहाँ से है, विज्ञान से है। तो ये हमको जाके यहाँ पर क्या मिलता है, जीव विज्ञान मिलता है। अब जीव विज्ञान होता क्या है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों के पदार्थ और इनकी जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसका अध्ययन करेंगे, जो हमारे जीवधारी हैं, किस पदार्थ के बने हुए हैं और ये कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और शायद कल केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था, इस संसार में या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो सब किसकी बनी है, पदार्थों की बनी है। तो ये हमारी शाखा होती है कौन सी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के आगे चलकर हमको और शाखाएँ मिलेंगी देखने को, लेकिन आज हम एक सामान्य जानकारी के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि जीव विज्ञान हमारा क्या होता है। अब आगे चलकर क्या होता है, जीव विज्ञान के दो भाग हो जाते हैं, एक जंतु विज्ञान हो जाता है, एक वनस्पति विज्ञान हो जाता है। यानी जंतु विज्ञान को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जूलॉजी,
और वनस्पति विज्ञान को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बॉटनी। ये दो हमारी जो है शाखाएं हो जाती हैं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं जंतु विज्ञान को अलग बताऊंगा और वनस्पति विज्ञान को अलग बताऊंगा। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा करेंगे। वैसे कायदे से देखा जाए तो जंतु विज्ञान को अलग रखना चाहिए, वनस्पति विज्ञान को अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के तौर पर हर जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अलग ही अलग होना ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहरहाल आज हम अभी कोई भी ना जंतु विज्ञान चालू कर रहे हैं ना वनस्पति विज्ञान। आप लोग बताइए कि कौन सा विज्ञान आप पढ़ना चाहेंगे। जो विज्ञान आप पढ़ना चाहें उसको मैं पहले चालू कर सकता हूँ। बताइए तो जंतु विज्ञान चालू कर लें, बताइए तो वनस्पति विज्ञान चालू कर लूँ। ठीक, अब जंतु विज्ञान के तो जनक तो आपको पता ही है कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु की एक पुस्तक अभी बताएंगे कौन सी है, वैसे आप लोगों को पता होगी। और वनस्पति विज्ञान के कौन जनक होते हैं, थियोफ्रेस्टस होते हैं। कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो इनके जनक के बारे में याद कर लीजिएगा। अब जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग अगर करने वाले सबसे पहले अगर कोई हमारे वैज्ञानिक हुए हैं तो कौन हुए हैं, लेमार्क और ट्रेविनेरस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1802 में किया हुआ था। और ध्यान रखिए लेमार्क हमारा फ्रांस का था और ट्रेविनेरस हमारा जर्मनी का था। अभी जब हम जैव विकास पढ़ेंगे तो जैव विकास में आपको लेमार्क देखने को मिलेंगे, जिसमें आप इसको लेमार्कवाद के नाम से पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ है, 1802 में हुआ है। किसने किया है, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने इसका प्रयोग किया हुआ है। अब जो ये बायोलॉजी हमारा है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द ये कौन है, एक है हमारा बायोस और एक हमारा होता है कौन सा, लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस, ये देखो हमने थोड़ा सा तिरछे शब्द यहाँ पर लिखे हैं। ये हमने तिरछे शब्द इस वजह से लिखे हैं क्योंकि तिरछे शब्द अगर किसी भी किताब में लिखे हैं या कहीं लिखे हैं तो इसका मतलब ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, ग्रीक। तो ग्रीक शब्द में बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, अपने जीवन का अध्ययन करेंगे। और अपना जीवन का मतलब क्या हो गया, समस्त जितने भी जीवधारी हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जीवधारियों के अंतर्गत छोटे बड़े जीव और पेड़ पौधे वगैरह सब ये जो है जीव के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को हम सामूहिक रूप से जो है सजीव कहते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड, ये जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव से मिलकर बना हुआ है। जैसे अपने आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको जो है सजीव मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें निर्जीव मिलेंगी। अभी हम इनको सजीवों और निर्जीवों के लक्षण वैसे पढ़ना क्या है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक, तो ये बायोस हो गया और लोगोस हो गया। बायोस का मतलब हो गया जीवन और लोगोस का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। और दोनों को मिला दिया तो बन गया बायोलॉजी, अर्थात जीवन के अध्ययन का विज्ञान हमारा क्या है, बायोलॉजी है। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है हमारे, तो अरस्तु हैं, बता चुके हैं। अरस्तु को विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता, तीनों का जो है इनको पिता कहा जाएगा। अरस्तु की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक अपनी किताब निकाली थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था इसका, हिस्टोरिया एनिमेलिया। कहीं पर हम किताब लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिस्टोरिया, हिंदी में लिख देते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, या हिंदी में इसको तुम कह सकते हो हिस्टोरिया माने क्या होता है, इतिहास। एनिमेलिया माने क्या होता है, जंतु, यानी जंतुओं का इतिहास। अरस्तु ये ईसा पूर्व के हमारे जो है ईसा पूर्व के समय की बात है जब ये अपना जो है शोध वगैरह यहाँ पर करते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में। ख़ास तौर से अगर इनकी टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो इनकी टाइमिंग 384 से 322 ईसा पूर्व तक की रहती है। बहरहाल ये आपको करना नहीं है। जो लोग उच्च एग्ज़ाम देते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से जो लोग देते हैं उनके लिए ये डेट मायने रखती है। बाई चांस अगर वो हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट रहने वाली होती है। तो ये हमारे हो जाते हैं कौन, अरस्तु। अब जो जीवधारी होते हैं इनके कुछ प्रमुख गुण होते हैं, मतलब जो भी जीवधारी हैं जीवधारियों के हम गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला हम देखते हैं जीवधारियों का गुण हमारा होता है आकृति एवं जो है माप, मतलब
प्रत्येक जीवधारी की आकृति और माप होती है, यानी शेप एंड साइज। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, शेप एंड साइज। जैसे दुनिया भर में अपने आसपास अगर हम जंतुओं को देखेंगे तो देखेंगे कुत्ता अलग जो है आकार का है, उसकी अलग माप है, बिल्ली अलग आकार का है, घोड़ा अलग आकार का है, मनुष्य अलग आकार का है। तो सबकी एक आकृति और माप होती है। और याद रखिए हमारे यहाँ पर जंतु जो मिलेंगे वो दो प्रकार के मिलेंगे, एक हमको एक कोशिकीय मिलेंगे, एक हमको बहुकोशिकीय मिलेंगे। इसी आकृति और माप के द्वारा क्या होता है कि हम जंतुओं को जो है देखकर पहचान ले जाते हैं कि ये कौन सा जंतु है। तो ये हमारा जो है किसकी पहचान होती है, जीवधारियों की पहचान होती है। और या फिर कह सकते हैं कि सजीवों की पहचान होती है ना। उसके बाद आगे हमको मिलेगा रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन मतलब केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किससे बने हुए हैं। जैसे जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो जंतु शरीर वगैरह जो है कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे ज़्यादा जो है कौन से तत्व होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, वो भी बहुत बड़े आकार के कार्बनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और बल्कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो जो है हमारे अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद है कोशिकीय संगठन, यानी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किस कोशिका का है, आप देखते हैं जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं एक कोशिकीय और एक होते हैं हमारे बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले जो जंतु होते हैं ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। हम इनको जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इस वजह से इनको माइक्रोस्कोपिक कहा गया है। जैसे छोटे तौर पर ख़ास तौर से इनके लिए जंतु विज्ञान में एक हमारा पूरा का पूरा फाइलम दिया गया है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के पहले भी हमको अन्य जीव देखने को मिलते हैं, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर हैं। और जबकि बड़े जो जीव हैं वो सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि इनका जो शरीर बना हुआ है, जैसे घर बनता है ना ईंट पे ईंट रख के, इस हिसाब से जो है कोशिकाओं से मिलकर हमारा बना हुआ है। और इसी वजह से जीव शरीर की सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि कोशिका की खोज कब और किसने की हुई थी। ये हम आपसे जो है पूछ रहे हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज कब और किसने की थी, और कोशिका की खोज जंतु में हुई थी या पादप में हुई थी। सरल क्वेश्चन है, आपका दायित्व बनता है यहाँ पर बताने का। तो ये हो गया हमारा कोशिकीय संगठन हो गया। बहरहाल हाँ, यहाँ पर हम कोशिकाएं दो रूप से देखेंगे, प्लांट सेल देखेंगे और जू सेल देखेंगे। इस हिसाब से हम कोशिकाओं को देखेंगे। पूरा का पूरा हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा हर विषय का जो पहला वीडियो आ रहा है ये एक प्रकार से सामान्य जानकारी के तौर पर आ रहा है। क्योंकि ये जानकारी तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन जब परीक्षाओं आदि में पूछ देता है तो यही जानकारी हमारे लिए दिक्कत भरी बन जाती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कौन सा, उपापचय। उपापचय क्या होता है, आप देखते हो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं वगैरह होती रहती हैं। जैसे मान लिया हम जो है खाना खा रहे हैं तो उस खाने को धीरे धीरे क्या किया जाएगा, विखंडित किया जाएगा, उसको पचाया जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। उपापचय के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, एक हमारा जो है उपचय होता है और एक हमारा अपचय होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा उपापचय होता है, ये सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। अगर उपापचय नहीं होगा किसी चीज़ का तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी और जीव शरीर की क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपापचय। सजीव कोशिकाओं को हम लोग बोलते क्या है, लघु रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। जितनी भी हमारी ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम लोग एक उपमा देते हैं, क्या कहते हैं, लघु रासायनिक फैक्ट्री। मतलब छोटे रूप से ये क्या करती हैं, जो भी क्रियाएं हमारे अंतर्गत जैव क्रियाएं वगैरह होती हैं वो लगातार जो है इसमें कुछ ना कुछ किया करती हैं। कोशिकाओं के अंदर ये हमारा होता है। धीरे धीरे आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इस हिसाब से ये जो है लघु रासायनिक फैक्ट्री कही जाती हैं। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक उपमा यहाँ से ध्यान रखिएगा, लघु रासायनिक फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो कोशिकाओं को कहते हैं। कौन सी कोशिकाओं को, तो सजीव कोशिकाओं को। भाई सीधी सादी बात है, यहाँ पर जो भी कोशिका आएगी सजीव ही आएगी, निर्जीव कोशिका नहीं आएगी, है ना। और आप लोग जानते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, वायरस को यहाँ पर कहा जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं गमन और गति यानी लोकोमोशन और मूवमेंट। प्रत्येक जीवधारी होता है, उसकी कई आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं के लिए वो क्या करता है, इधर उधर से जो है हमारा आता जाता है।
पता लगा सबसे बड़ी जो है जीव शरीर की आवश्यकता क्या होती है, खाना होता है। तो खाने के चक्कर में जीव क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक की जो है चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, किसी चीज़ को अगर जिस स्थान पर हमारे वो पहुँच गए हैं, अब किसी चीज़ को पकड़ना है तो अपने हाथ पैर वगैरह जो है ये एक जगह पर स्थिर रहते हुए हिलाएंगे डुलाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये गति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गति कहते हैं। कुल मिला के गमन क्या होता है, गमन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा गमन होता है। एक जगह पर बैठकर अपने हाथ पैर हिलाना यानी योगा करना, वो हमारा क्या होता है, गति होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जीवधारियों का लक्षण हमारा यहाँ पर होता है। उसके बाद आ जाते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। किसी भी जीव शरीर को अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमको जो है खाने से ही मिलती है, और खाने के तौर पर ख़ास तौर से हम लोग जो है अगर मनुष्य की अगर बात करें या अन्य जंतुओं की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, वसा हो जाता है, प्रोटीन हो जाती है, ये सब चीज़ें लिया करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन कर लेंगे तब हमको ऊर्जा मिल जाएगी, और जो भी हमारा जो है क्या है, जीवन चक्र है या हमारी लाइफ है, वो धीरे धीरे जो है चलती रहेगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ। अब कोई जीव होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी वृद्धि करता है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक जीव का जो है जीवन काल होता है कि कौन सा जीव कितने दिन तक की जो है हमारा जीवित रहेगा। तो वो क्या करता है, पूरे जीवन में अपना धीरे धीरे जो है वृद्धि किया करता है। पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और ये सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीवों का लक्षण हमारा नहीं होता है। अब सजीव के तौर पर चाहे वो कोई जंतु हो या चाहे पौधा हो, दोनों में ये ग्रोथ हमारी पाई जाएगी। लेकिन ग्रोथ तभी होगी जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। बिना न्यूट्रिशन के अभाव में ये ग्रोथ कुछ समय तक तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक की हमारी जो है वृद्धि नहीं चलने वाली होती है। उसके बाद श्वसन। श्वसन का मतलब यानी रेस्पायरेशन। अगर सजीव है तो सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या है, अगर कोई जंतु है तो जंतु के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को लेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, श्वसन। कुल मिला के श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा, है ना। वैसे पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर श्वसन तंत्र देखेंगे, फेफड़े तक की देखेंगे कि इस हिसाब से जो है क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि श्वसन के द्वारा ही हमारा जो ऑक्सीजन होती है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जो है जाती है, लेकिन हम इसको जो है बहुत डिटेल स्तर पर देखेंगे। ये केवल एक नाम मात्र जो है यहाँ पर वीडियो है, क्योंकि हम केवल इन चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद हमारा है क्या है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, जो भी कुछ हमने खाया हुआ है, जो उसकी मेन चीज़ है वो हमने अपने बॉडी में पहुँचा दी हुई है। बाकी जितने विषाक्त पदार्थ हैं वो हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के तौर पर हो सकता है मल हमारा निकले, हो सकता है कि हमारा मूत्र निकले, हो सकता है हमारा पसीना निकले, हो सकता है कि हमारा सीबम निकले, और कभी कभार हो सकता है कि उल्टी के रूप में हमारा जो है उत्सर्जन हो जाए। तो ये हमको यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अगर किसी जीव में उत्सर्जन नहीं होगा तो वो शरीर विषाक्त हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका क्षय होना चालू हो जाएगा। क्षय होने के पश्चात जीव की डेड हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि उत्सर्जन हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा प्रतिक्रियाशीलता और अनुकूलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रियाशीलता और अनुकूलन यानी रिस्पॉन्सिवनेस और एडाप्टेबिलिटी। प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है, प्रतिक्रियाशीलता ये जीवों का जो है विशेष लक्षण होता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया कि कोई भी जीव है, उस जीव के पास कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं उसको ये अनुभूति करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई जीव है, मान लिया मनुष्य है, मनुष्य का उदाहरण सबसे अच्छा समझिए आप। जैसे मनुष्य है, मनुष्य मान लिया कि जो है छत पर लेटा हुआ है रात में और अचानक पानी बरसने लगा, तो क्या करता है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ पानी बरस रहा है या बरसने वाला है, तो क्या करता है कि अपना जो है छाया में चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रियाशीलता कहते हैं। प्रतिक्रियाशीलता अधिकांश जीवों में पाई जाती है। आप जानते हैं कि कोई भी जीव अपने जीवन की रक्षा के लिए ऐसी चीज़ों को आभास कर लेता है और तुरंत जो है क्या होता है, छिप जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, जैसे मान लिया सर्प है। सर्प क्या करता है कि आप देखते हैं बिल्कुल अकेले में रहना पसंद करता है, कहीं जो है हमारे बीच वगैरह में नहीं आता है। जब उसको कोई खतरा लगता है तो चुपचाप जो है किसी बिल में जो है क्या होता है, छिप जाता है।
कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं कि उनको जो है दिन में वो निकलते ही नहीं, वो जानते हैं कि दिन में मानव गतिविधि ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपना रात में निकलते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, प्रतिक्रियाशीलता ही है। बाई चांस अगर रात में निकला हुआ है और उसको अचानक अगर कोई जो है खतरा महसूस होता है, तुरंत जो है रिटर्निंग भी मान लेता है। जैसे आपने केचुआ को देखा हुआ है, रातचर प्राणी है, रात में निकलता है, बाई चांस उसके ऊपर आप टार्च मारिए, जो टार्च मारेंगे वो ढोल पोल होने लगता है। मतलब कहता है कौन सी बला आफत आ गई है, किस हिसाब से हम अपने आप को बचे, ऐसा ना हो कि हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाए। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो रातचर हमारे होते हैं। क्या आप हमको 4 रातचर जीवों के नाम बता सकते हैं जो रात में निकलते हों? उसके बाद हमारा ये हो गया प्रतिक्रियाशीलता, तो शायद प्रतिक्रियाशीलता आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। उसके बाद हमारा है अनुकूलन यानी एडाप्ट एबिलिटी। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन भी क्या होता है कि एक प्रकार से अपने आप को बचाने का तरीका होता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं होती हैं, या फिर जहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं नहीं होती वहाँ पर एक ऋतु होती है। मान लिया यूरोप क्षेत्र में है तो वहाँ पर ठंडा है, अगर इस तरफ हम भारत में है तो पता लगा यहाँ पर क्या है, गर्म है। तो जीव क्या करता है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के अपने उपाय अपनाता है। जैसे क्या करेगा, गर्मी का अगर सीजन आएगा तो जंतु ठंडे की ओर प्रवास कर जाएगा। जैसे देखिए जो जंगली जीव जंतु वगैरह होते हैं, गर्मी के समय में तालाब आदि के किनारे जहाँ पर पानी वगैरह होता है वहाँ पर चले जाते हैं, या फिर जहाँ पर पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। मनुष्य वगैरह क्या करता है कि गर्मी के समय में पता लगा अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में चला गया। जैसे अपने यहाँ के लोग हैं तो पता लगा इस समय उत्तराखंड जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। और जो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में जो है कूलर लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, किसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो है अस्तित्व बना रहे। तो मनुष्य के साथ साथ ये अन्य जीवों में अनुकूलन पाया जाता है। जैसे ठंडे प्रदेशों के जो जीव होंगे वो क्या करेंगे उनकी विशेषता क्या रहती है कि उनका जो शरीर होता है, उन शरीर के ऊपर बहुत सी मोटी परत होती है, किसकी, हमारा जो भी त्वचा होती है, और उस त्वचा के अंदर फैट हमारा जो है जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको ठंडी का आभास नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अनुकूलन या एडाप्ट एबिलिटी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रियाशीलता और अनुकूलन क्या होता है। उसके बाद प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवों का गुण। अब जीव कह लीजिए तो ठीक है, सजीव कह लीजिए तो ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों और जीवों में ये प्रजननशीलता पाई जाती है। प्रजनन के द्वारा ही क्या होता है कि एक जीव अपने ही समान अन्य जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसी के कारण क्या होता है कि इसका अस्तित्व बरकरार रहता है। जैसे मान लिया अगर प्रजननशीलता बाई चांस अगर न होती तो क्या होता कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन उसके बच्चे वगैरह हैं, जिसके कारण क्या है कि उसका अस्तित्व बना हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजननशीलता कहते हैं। अभी हम लोग आगे चलकर प्रजनन की विधियां वगैरह पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मात्र नाम एक इंट्रोडक्शन है ना। यहाँ से कोई क्वेश्चन जल्दी आ नहीं रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आपसे आ रहे हैं, वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। उसके बाद प्रजनन हो गया यानी रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जैविक उद्विकास हो गया, यानी जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैविक उद्विकास क्या होता है, जीव प्रजनन करता है, प्रजनन के द्वारा क्या होता है कि नई नई संतानें हमारी उत्पन्न हुआ करती हैं, कई पीढ़ियों तक की जाती हैं। जब कई पीढ़ियों तक जाती हैं तो पुरानी वाली पीढ़ी से नई वाली पीढ़ी में क्या होता है कि थोड़ा सा विभिन्नता हो जाती है। मतलब लगता नहीं है कि उसी पीढ़ी का व्यक्ति है। हो सकता है कि कुछ गुण वगैरह जो है आपको मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि अपने आप में एक अलग हो जाता है। इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैविक उद्विकास कहते हैं। जो कि हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, जैव विकास में पढ़ेंगे। जैव विकास में तो इतना जो है जीवों का विकास हुआ है कि मतलब आप समझ लीजिए पक्षी से कहीं सर्प बन रहा है ना। तो ये कंडीशन, इसी को हम क्या कहते हैं, जैविक विकास। जैविक विकास जब धीरे धीरे होता है तो म्यूटेशन की स्थिति हमारी आ जाती है, और म्यूटेशन आजकल जो है अपने यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस हिसाब से ये सब हमारे लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कुछ हमारे जो है यहाँ पर कीवर्ड हैं जो परीक्षाओं के लिए आपसे पूछे जाते हैं। जैसा पहले पूछा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है, नाम इनका ध्यान रखिए। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि जो लोग एमबीबीएस की परीक्षा पास करते हैं तो उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ध्यान रखिए हिप्पोक्रेटस की ही शपथ दिलाई जाती है। और ये कौन है, हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, इस वजह से हमने इसका हिंट कर दिया हुआ है।
उसके बाद एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री हम लोग जो है इतिहास में पुस्तक पढ़ते हैं, प्लिनी लिखी हुई थी, और प्लिनी वाली जो ये किताब है ये हमारी प्रकृति विज्ञान के रूप में, इसका जो हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको प्रकृति विज्ञान कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, बाई चांस अगर परीक्षा में प्रकृति विज्ञान करके आ जाए तब भी आपको प्लिनी ही बताने हैं, और अगर नेचुरल हिस्ट्री आ जाए तब भी प्लिनी बताने हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्यकी का जनक कौन है, गैलन है। प्रयोगात्मक कार्य तो आप जानते हैं, जैसे कोई भी जीव है तो उस जीव पर प्रयोग करना, जैसे मान लिया मेढक है, मेढक को चीरना और उसमें देखना कहाँ क्या है, मनुष्य है, ऑपरेशन करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक कार्यकी का जनक कौन है, गैलन है। उसके बाद इतना हो जाता है, उसके बाद एक किताब आती है ऑन एनिमल जो पुस्तक लिखते हैं, ये कौन लिखते हैं, एल्बर्ट मैग्नस लिखते हैं। कौन लिखता है, एल्बर्ट मैग्नस, इनका नाम याद रखिएगा। और अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एक ओवरली तौर पर हमको बताना है, जिससे ये क्लियर हो सके कि हाँ हमको आगे जो है अब किस रूप में आगे यहाँ पर पढ़ना है। अब ये जो बात यहाँ पर होती है ये हमारी लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी तक होती है। उसके बाद क्या होता है कि एकदम से यहाँ पर शोध वगैरह हमारे विज्ञान में बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो उसके बाद यही जो व्यक्ति आता है एल्बर्ट मैग्नस, यही क्या करता है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनुसंधान वगैरह करता है। जब अनुसंधान वगैरह जीव विज्ञान के क्षेत्र में करता है तो इसी के पश्चात ही हमारा जो है एक जीव विज्ञान है जो स्टार्ट हो जाता है, कौन सा, आधुनिक जीव विज्ञान। यानी इसके बाद अब जो आज का हमारा इंट्रो हुआ है, इस इंट्रो के बाद हम लोग अगर कोई भी जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, आधुनिक जीव विज्ञान, और यानी मॉडर्न बायोलॉजी। और मॉडर्न बायोलॉजी में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है जीव वैज्ञानिक हैं और कौन कौन सी जीव विज्ञान की शाखाएं यहाँ पर हुई हैं। तो आज का ये हमारा इतना सा इंट्रोडक्शन था जीव विज्ञान के लिए। आगे के लिए आप लोग जो है तैयार रहें, क्योंकि आगे जो भी अब जानकारियाँ यहाँ पर आएंगी थोड़ा सा लेवल इनका कठिन रहने वाला है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमारा जो ये मैटर आपको मिलेगा अन्य लोगों से ये अलग मिलेगा। इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को पुराने अपने टॉपिक मिलते जाएंगे कोई जो है दिक्कत होने वाली नहीं होगी। तो बहरहाल आज हमारा ये आप वीडियो देखिए और हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम पहले जूलॉजी पढ़ाएं या पहले बॉटनी पढ़ाएं, जो मन हो वो आप बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो हम अपने मन के हिसाब से जो है चलेंगे। बाकी सब ठीक है। जय हिंद, जय भारत।